लास्ट क्लास डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फेजान ग्रुप एंड हम लोगों ने कोवेलेंट कैरेक्टर देख लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग फेजान ग्रुप की हेल्प से इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी से हमारा मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब लेकर से फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को हम लोग थर्मल अनस्टेबिलिटी नहीं बोलते हैं। थर्मल अनस्टेबिलिटी का मतलब होता है केमिकल बॉन्ड के ब्रेक होने से। ओके, सो द फेज ट्रांसफॉर्मेशन without the chemical reaction is not considered as thermal instability। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा है, जितना कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, राइट। तो पहला स्टेटमेंट ये लिख लेना, हायर इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, हायर इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड to decompose the substance, higher is the temperature required for decomposition of substance, higher is its thermal stability, higher is its thermal stability। ठीक है, अब कैसे इसको डिसाइड करते हैं, इसका पोलराइजिंग पावर से कैसे लेना देना है। तो किसी भी कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा यदि आयनायन सर अभी आप मोनोएटॉमिक है। स्क्रीन पे कुछ लिखवाए हैं क्या सर? नहीं, स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा है अभी तक ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, पोलराइजिंग पावर जितना हाई होगा, हायर इज द पोलराइजिंग पावर, हायर इज द पोलराइजिंग पावर, हायर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर हाई है तो यहाँ पे दो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपका मोनो एटॉमिक एनायन है, मोनो एटॉमिक एनायन है, तब फिर ये इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, हाई स्टेबिलिटी। और यदि पॉली एटॉमिक एनायन है, यदि पॉली एटॉमिक एनायन है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो लेते से if the polarizing power is higher then the thermal stability will be high if the anion is monoatomic and thermal stability will be low if anion is polyatomic। ठीक है, and polarizing power लो हो जाएगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? तो एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है LiOH, NaOH, KOH, ठीक है, RbOH एंड CSOH एंड CSOH। अब देखिए यहाँ पे पहले बताओ एनायन मोनो एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है। तो यहाँ पे OH माइनस एनायन है जो कि क्या है, पॉली एटॉमिक है। तो पॉली एटॉमिक एनायन होगा, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज आपका एनायन क्या है, पॉली एटॉमिक है। बिकॉज पोलराइजिंग पावर हाई होती है तो पॉली एटॉमिक आयनायन के साथ स्टेबिलिटी लो हो जाती है और मोनो एटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। तो जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी
क्योंकि एनायन पॉलीएटॉमिक है। तो यहाँ पे Li का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम, और इस तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अगला एग्जांपल देखो। हाँ सर। जैसे LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH है। यहाँ पे एनायन क्या है? H- है, जो कि क्या है? मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक एनायन हो गया, तो अभी क्या होगा? पोलराइजिंग पावर बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आए हम LiH, BeH2 एंड BH3। BH3 लिखो यार, इसको B2H6 लिखो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, और एनायन यहाँ पे क्या है? एनायन यहाँ पे भी H- ही है, तो मोनो एटॉमिक है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? नेक्स्ट सपोज आई हैव LiN3, NaN3, KN3, RBN3 एंड CSN3। अब यहाँ पे बताइए एनायन क्या है? यहाँ पे एनायन है N3-। ये एनायन है, इसको क्या बोलते हैं? अजाइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्राइड नहीं है। नाइट्राइड क्या होता है? नाइट्राइड होता है N3-। दिस इज नाइट्राइड। ये नाइट्राइड, ये क्या हो गया? ये मोनो एटॉमिक है। लेकिन ये अजाइड आयन है, ये क्या है? पॉली एटॉमिक है। तो एनायन पॉली एटॉमिक होगा, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, राइट? समझे? हाँ सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आई हैव BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। तो यहाँ पे एनायन क्या है? CO3- है, जो कि पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो पोलराइजिंग पावर के बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पर पोलराइजिंग पावर कम होती है, तो ऑर्डर हो जाएगा ये। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे एक एस ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन एस ब्लॉक में आएगा। तो ये हो जब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट का बेसिकली जब एल्कली मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब एल्कली मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो लिथियम से मुझे क्या मिलता है? लिथियम ऑक्साइड मिलता है। सोडियम ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों बनाता है, और पेरोक्साइड दोनों बनाता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन तो याद ही होंगी एस ब्लॉक की। हाँ। अब इसका रीजन आता है यहाँ से, ये ऊपर मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो O2-, ये मोनो एटॉमिक है। O2-, पेरोक्साइड पॉली एटॉमिक है। सिमिलरली O2- ये भी पॉली एटॉमिक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे सुपर ऑक्साइड बनाने का टेंडेंसी कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने से पोलराइजिंग पावर कम होता है, और पोलराइजिंग पावर कम होगा तो पॉली एटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से मोनो एटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी बढ़ती है, और पॉली एटॉमिक के साथ
कम हो जाती है, राइट। तो पोलराइजिंग पावर कम होने से पॉलीएटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से पॉलीएटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी कम होती है, तो फिर पोलराइजिंग पावर कम होने से पॉलीएटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने में पोलराइजिंग पावर कम हो रही है कि नहीं, तो इसीलिए हाँ साइज पॉलीएटॉमिक आयनायन के साथ कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर सुपर ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड नहीं बनते हैं। एंड अप द ग्रुप जाने पे ऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड नहीं बनते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ ठीक है, ऐसे आप यदि पढ़े होंगे इस इनका एस ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो देखोगे लिथियम जो है वो तो डायरेक्टली रिएक्ट करके हाइड्राइड और नाइट्राइड बना देता है, हाँ बढ़िया लेकिन नाइट्रेट नहीं पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये नहीं बना पाते हैं, हाँ सर तो उसका भी सेम रीजन है, N3 होता है। सेम रीजन। तो यहाँ पे लिथियम का जब रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये तुरंत से Li3 डायरेक्टली बना लेता है। सिमिलरली लिथियम प्लस हाइड्रोजन करते हैं, वो डायरेक्टली आपका LiH बना लेता है, ठीक है। लेकिन यदि हम पोटेशियम का ले लें, रुबिडियम का ले लें या सीजियम का ले लें, इनका रिएक्शन कराएं इधर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ, तो ये फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हाइड्राइड या फिर नाइट्राइड नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना पाते हैं। रिएक्शन डज नॉट बिकम पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो रीजन सेम है, क्या रीजन है? देखो H माइनस वो भी मोनोएटॉमिक है, N3 माइनस वो भी मोनोएटॉमिक है। अब दोनों ही मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के साथ पोलराइजिंग पावर कम होने से स्टेबिलिटी कम होती है, तो बनने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जाने पे पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, तो मोनोएटॉमिक के साथ स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए बनता ही नहीं है, राइट। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है सर। ठीक है, चलिए याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बातें कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी की, दैट इज मोलर सॉल्युबिलिटी। करूं डिस्कस सॉल्युबिलिटी? चलिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, ये जो मैं पीछे बताया हूं उसको थोड़ा शॉर्ट में अपने आप से लिख लेना, नहीं तो कुछ दिन के बाद नोट्स पढ़ेंगे आपको समझ नहीं है, मतलब इसे समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या किया करो, जब मैं पढ़ाता हूँ उसी दिन जाके जब नोट्स पढ़ते हैं ना, तो उसी दिन जाके पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हमको नोट्स में और ऐड करना है, राइट। तो कुछ चीजें अपने हाँ आप से सर वहाँ पे सेंटेंस में लिख सकते हैं, उसको जैसे हम एक सप्ताह के बाद तो पता ही नहीं चलेगा क्लास में क्या बताया गया था, और मैं एक एक लाइन को हाँ यहाँ पे सर डिक्टेट करने लगूंगा तो फिर हो गया ना। वैसे मैं सिलेबस ही नहीं होगा। वैसे मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, मैं एक एक लाइन लिखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ठीक है। मोलर सोलिबिलिटी, यहाँ पे सोलिबिलिटी दो टाइप की होती है। एक तो होता है भाई, हमको पता है कि दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक नॉन पोलर या जिनको हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जा सकते हैं। ऑल्दो कोवैलेंट में भी पोलर होता है, लेकिन मैं दो ही कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, तो नॉन पोलर को कोवैलेंट को नॉन पोलर बोल देंगे, और पोलर सॉरी आयोनिक को पोलर बोल देंगे। ऑल्दो कोवैलेंट में भी पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक टू कैटेगरी। तो पोलर केस में आयनिक बोल देंगे। अब हमको पता है जनरली एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, लाइक डिजॉल्व्स द लाइक, राइट। लाइक डिजॉल्व्स द लाइक। बिजनेसमैन बिजनेसमैन के साथ रहना चाहता है, चोर आदमी चोर के साथ रहना चाहता है, एक पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले के साथ रहना चाहता है, तो ऐसे ही जो जैसा होता है उसको वैसी कंपनी चाहिए होती है, राइट। लाइक डिजॉल्व द लाइक। तो फिर यहाँ पे भी देखो अभी
यदि ये नॉन पोलर है, कोवेलेंट है, किसमें डिजॉल्व होगा ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, राइट? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा ये प्रेफरेबली। और आयनिक है, पोलर है, तो ये किसमें डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में प्रेफरेबली। तो मैं ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूँ, ऑल्दो जो कोवेलेंट पोलर होंगे वो भी पोलर में डिजॉल्व हो जाएंगे, बट मैं ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। अब यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी की बात आती है, यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्राइटेरिया हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, हायर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, higher will be the solubility in non-polar solvent. Higher is solubility in non-polar solvent. तो ये तो मैं जनरलाइज करके बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है नॉन पोलर सॉल्वेंट में उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी की बात आती है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी होगी। वी कैन नॉट से दिस। तो यहाँ पे वी कांट जनरलाइज, we can't generalize that ionic character proportional to solubility। ये यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ये जो लिखा हूं ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पता चला ऊपर वाले स्टेटमेंट को काट दिया आपने, फिर बोला सर ये देखो लिखा है आपने, देखो यहाँ पे। तो ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, देयर आर टू फैक्टर ओवर हियर। तो solubility of ionic compound in the polar solvent depends upon the two factors। वो two factors क्या हैं, पहले इसको कॉपी करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, solubility of ionic compound in polar solvent depends on two factor। solubility of ionic compound in the polar solvent depends upon two factor। दो फैक्टर क्या है? एक तो होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, और दूसरा क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी, या इन जनरल बोल सकते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे जब सॉल्वेंट पानी होगा, और कोई पोलर सॉल्वेंट होगा तो इन जनरल हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? अब हमको पता है जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो पहले उसको लैटिस को ब्रेक करके उसको इंडिविजुअल आयन में कन्वर्ट करना होगा। तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the lattice, to break the lattice into ions, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? आयंस के बीच में जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, राइट? और जो आयंस के बीच में फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्ब्स लॉ, चार्ज के मल्टीप्लिकेशन पे और उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का स्क्वायर, राइट? तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। कैटायन और एनायन के बीच के डिस्टेंस का सम जितना कम उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी, राइट? फिर दूसरा फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? देखिए ये कॉपी कर लो पहले। हो गया सर। Now what is hydration energy?
हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जैसे हमारे पास NaCl है और NaCl को मैंने तोड़ दिया Na+ में और Cl- में। अब Na+ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट इसको घेर लेगा ऐसे चारों तरफ से। तो ये हो गया ऐसे, राइट। अब जब भी कहीं पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग बोल देंगे हाइड्रेशन एनर्जी। सिमिलरली ये एनायन है, इसको वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरीके से ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड द solvent molecule. Energy released by the interaction of ion and solvent molecule. तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब यदि कैटायन के ऊपर जितना चार्ज होगा या एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। सिमिलरली कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q+/R+ का स्क्वायर एंड प्लस Q+/R- का स्क्वायर, मोटा मोटी बोल सकते हैं Q-/R-। चार्ज जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, डिस्टेंस जितनी कम हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, राइट। अच्छा डिस्टेंस वाला क्या बोले, एक बार फिर से बोल दीजिए। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम लगेगा फोर्स, तो फिर एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी। कूलॉम वाला है, सिंपल भाई। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक। ठीक है, हाँ सर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, वो होता है जो ग्रुप। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाओ आप, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, आपका साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, या ऐसे बोल सकते हैं साइज कम होगा, साइज रिड्यूस हो रहा है, तो साइज रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, लैटिस एनर्जी आपका बढ़ेगा, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो मतलब क्या है, सोलिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बिकॉज लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा सोलिबिलिटी उतना कम हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी सोलिबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, राइट। अब डाउन द ग्रुप जाने पे साइज, आई एम वेरी सॉरी,
डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, राइट, सोल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब यदि साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी तो कम होगा कि नहीं। अब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। अब एक्चुअली में क्या होगा, तो जाके करो एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट आ जाए, यदि रिजल्ट लैटिस एनर्जी को फेवर कर रहा है तो बोल देंगे लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर रही है, रिजल्ट हाइड्रेशन एनर्जी को फेवर कर रहा है तो बोल देंगे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है। तो ये केमिस्ट्री में ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, जब दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स के बीच में झगड़ा होता है तो जो सबसे पावरफुल फैक्टर होता है वो जो रिजल्ट देता है वही रिजल्ट हम लोग एज्यूम करते हैं। वो पता कैसे चलता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट पहले करना पड़ता है, उससे स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल के ले आया जाता है और उसको हम लोग रट्टा मार लेते हैं और खुश रहते हैं, करेक्ट। तो वही आपको करना है। अब यहाँ पे किसके किसके लिए, कौन कौन से ग्रुप के लिए रट्टा मारना है, किस किस आयन के लिए रट्टा मारना है, सबके लिए नहीं, बस एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। तो जो ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं उनके साल्ट में डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है यदि आयनायन आपका स्मॉल हो। डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है यदि आयनायन क्या हो, स्मॉल हो, और सॉल्युबिलिटी कम होती है यदि आयनायन बड़ा हो। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखना है, लिख लीजिए ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप, ये बस कल इसके लिए लिख रहा हूँ, ग्रुप 2 एलिमेंट के लिए। सर पूछेगा भी सिर्फ वही। हाँ वही पूछेगा, आप इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो पूछेगा वही तो लिखाऊंगा मैं आपको। गोइंग डाउन द ग्रुप solubility increases if anion is small, anion छोटू है तो solubility बढ़ती है, and solubility decreases if anion is large। अब हम लोग क्या बोल देंगे भाई, लार्ज एनायन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है और स्मॉल एनायन के केस में लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो पहले तो रिजल्ट निकाल लिया गया है और रिजल्ट जिसको फेवर कर रहा है वही डोमिनेट कर रहा है उसका। ठीक है, बताया था सब दिन आपको, देखने वाले था, जो पार्टी जीत रही है उसी का जय जय बोलो ना, हाँ सर। तो वैसा रहता है। जैसे आपको पता ही वेस्ट बंगाल में किसका जय बोलना होता है। ठीक है, तो फिर ऐसा है। एनीवे तो फॉर एग्जांपल BeSO4 MgSO4 उसके बाद CaSO4 SrSO4 एंड BaSO4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनायन तो बड़ा ही है, राइट, बड़ा एनायन, तो डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। हॉजर क्या हो गया, ये हो गया। और इसको तो याद रखने का कितना आसान तरीका है, इस रिजल्ट को, ये जो आपको रिजल्ट दे रखा है इसको हम कैसे याद रखते हैं। आप सबको पता होगा कि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाता है, क्लास 10 से पढ़ते आए हैं हम लोग, राइट, पढ़ते आए कि नहीं। हाँ सर। अभी तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बना रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी तभी तो प्रेसिपिटेट बना रहा है ना। अब ये फैक्ट से आप ऊपर वाले रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, बताइए। हाँ कितने लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ समझ आया। आ गया सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खुद ये अभी आज से जब 5 दिन के बाद ही ये भूल जाएंगे कब हो,
किसके साथ घटता था, किसके साथ बढ़ता था, कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको इस स्टेटमेंट को याद करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली जो इसके पहले मैंने लिखाया था थर्मल स्टेबिलिटी वाले में, उसमें भी फैक्ट कि हमको पता है भाई Li2O एग्जिस्ट करता है और KO2 एग्जिस्ट करता है, राइट? ये तो हमको पता है ना। तो उससे आप उसको भी याद रख सकते हैं, पीछे वाले को। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए हाँ सर। सेम हो जाए, बड़ा कैटायन है, बड़ा एनायन है, अब एक छोटूज ले लेते हैं, छोटूज। जैसे आई हैव BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। ये OH तो छोटू एनायन है, राइट? OH एंड OH माइनस तो छोटे रहते हैं ना, ऐसे छोटूज। तो अभी देखिए छोटूज के साथ डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ओह आई एम सॉरी, बढ़ता है तो मैं ऐसे क्यों लिख दिया, बढ़ता है ना, ठीक है। अंडरस्टूड। कॉपी कर लिया? एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। तो एक्सेप्शन क्या है, मैं फ्लोराइड की बात करता हूँ, मैं फ्लोराइड की बात करता हूँ। तो फ्लोराइड में ऑर्डर हो जाता है ये MgF2, PF2, SrF2, BF2 एंड ये BeF2 चला जाता है बिल्कुल एंड में। ये एक्सेप्शन हो गया, होना चाहिए था शुरुआत में, चला गया एंड में, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई इसकी। सॉरी, हाँ, ये एक्सेप्शन यहाँ पे अराइज होता है। रीजन क्या है, बिकॉज बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर काफी हाई है, तो उसकी वजह से इसमें प्रिडोमिनेंट कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से नो लैटिस एनर्जी, ओनली हाइड्रेशन एनर्जी। जब लैटिस एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई, सॉल्युबिलिटी तो बढ़ ही जाएगी ना, सबसे ज्यादा हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, करेक्ट। हम एक लास्ट प्रॉपर्टी और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसान है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालना हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? हायर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, lower will be the melting and boiling point, lower
will be the MP and BP. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। लेफ्ट टू राइट जाने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, कोवैलेंट फैक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। सपोज आई हैव NaF, NaCl, NaBr और NaI। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे एनायन का पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है, कोवैलेंट फैक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, TiCl2, TiCl3 एंड TiCl4। पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ने की वजह से, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद छोटा सा क्वेश्चन लिख लेना, इसी से रिलेटेड है। Write down tetrachloride of group 14 are all liquid at room temperature. Why? Tetrachloride of group 14 element. Tetrachlorides of group 14 element are liquid. Are liquid. Why? रीजन बहुत सिंपल है। टेट्राक्लोराइड मतलब क्लोराइजिंग पावर काफी हाई है, CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 है,